हेलो फ्रेंड, हम लोग सेल टॉपिक चल रहा था हम लोगों का। सेल में हम लोगों ने पढ़ रखा था एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम तक। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम वैसा सिस्टम जिसके अंदर में जो भी ऑर्गेनेली आते हैं वो आपस में इंटरडिपेंडेंट होते हैं, जिसमें हम लोगों ने जाना था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम एंड वैक्यूल के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। बिल्कुल फ्रेश टॉपिक है। जो बच्चे पहले क्लास नहीं किए हुए हैं वो मेरा प्रीवियस जो है आप प्लेलिस्ट में जाएं। सेल नाम का एक मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना रखा है, उसमें आपको हेल्प मिलेगा, आप पढ़ें उससे। और आज हमारा टॉपिक डिस्कशन हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन, और वेरी कॉमन क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो है व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो आज हम कोशिश करेंगे उनके माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर, पहले उसकी डिस्कवरी, देन आफ्टर उसके स्ट्रक्चर, देन आफ्टर उसके फंक्शन के बारे में डिस्कस करने की। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के नाम में ही डेफिनेशन है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, माइटो एंड कॉन्ड्रिया। माइटो मीन्स होता है थ्रेड एंड कॉन्ड्रिया मीन्स होता है ग्रैन्यूल। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एक ग्रैन्यूल लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया का जो डिस्कवर है ये करने वाले साइंटिस्ट का नाम था कॉलिकर। फर्स्ट टाइम में कॉलिकर नाम के साइंटिस्ट ने 1857 में, मैंने यहाँ लिख दिया है 1857 में कॉलिकर नाम के साइंटिस्ट ने माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किया था, लेकिन वो बता नहीं पाए थे, उसको क्वाइंट नहीं किया था, नाम नहीं दिया था। बाद में 1886 में ऑल्टमन ने इसको नाम दिया बायोब्लास्ट। ओके, ये भी आपका वन वर्ड का एक क्वेश्चन है। बायोब्लास्ट नाम से ऑल्टमन ने इसको बुलाया। आफ्टर 12 ईयर, कुछ दिनों के बाद, ठीक है, बाद में कार्ल बेंडा ने इसका नाम दिया, ठीक है ना। तो कोई पूछेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया, तो कार्ल बेंडा ने, उन्होंने इसको माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से बुलाया क्योंकि इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा देखने में लग रहा था। ओके, एक यूकैरियोटिक सेल में, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली होता है। डबल मेम्ब्रेनस मतलब होता है यहाँ पर कि इसके ऊपर दो मेम्ब्रेन घिरे हुए होते हैं। सेल के अंदर जो भी ऑर्गेनेली होती है बेसिकली वो तीन टाइप की होती है अकॉर्डिंग टू दियर मेम्ब्रेनस सिस्टम। ओके, यानी मेम्ब्रेन के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं हम लोग। तो नंबर फर्स्ट है डबल मेम्ब्रेनस, नंबर सेकंड है सिंगल मेम्ब्रेनस एंड नंबर थर्ड है मेम्ब्रेनलेस। तो डबल मेम्ब्रेनस में जैसे आपका दो मेम्ब्रेन से घिरा हुआ ऑर्गेनेली माइटोकॉन्ड्रिया था, ठीक है, प्लास्टिड है, इसके अलावा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑलरेडी खुद है वो भी, ठीक है, इटीसी। अगर हम लोग बात करें सिंगल मेम्ब्रेनस की तो उसमें आपका लाइसोसोम, वैक्यूल, ये हमारा सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली में आता है, ठीक है। अगर हम लोग मेम्ब्रेनलेस की बात करें कि उसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है तो वो आपका था राइबोसोम, सेंट्रोसोम, इटीसी। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये आपके ऑर्गेनेली डबल मेम्ब्रेनस है। आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि ये माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर दो मेम्ब्रेन है। सबसे फर्स्ट मेम्ब्रेन को बोलते हैं हम लोग आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, और अंदर के जो मेम्ब्रेन है इसे बोलते हैं हम लोग इनर मेम्ब्रेन। तो चूंकि ये दो मेम्ब्रेन से घिर के बना हुआ होता है माइटोकॉन्ड्रिया, इसलिए ये यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली नहीं होता है, नो, ठीक है। जैसा हम लोग जानते हैं कि जो भी प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, बैक्टीरिया की बात करें हम लोग, तो उनके बॉडी में डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली नहीं होता है, ठीक है। तो वहां पर आपके माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होंगे। एनर्जी देगा, रिस्पायरेशन होगा, लेकिन रिस्पायरेशन के लिए वहां पर दूसरे ऑर्गेनेली हेल्प करते हैं। ओके, तो माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली होता है, ठीक है। और आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है दैट स्पेस इज नोन एज इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, याद रखिएगा। इस स्पेस का बहुत ही बड़ा अपना एक वैल्यू है, काम है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, देखेंगे हम लोग। ओके, इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर मेम्ब्रेन है इसके अंदर जो फ्लूइड होते हैं दैट फ्लूइड इज नोन एज मैट्रिक्स, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो फ्लूइड होता है उसे बोलते हैं हम लोग मैट्रिक्स। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में और हम डिस्कस करें तो माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड दो ऐसे ऑर्गेनेली हैं जो सेमी ऑटोनोमस होते हैं। सेमी ऑटोनोमस का मतलब होता है वो थोड़े मोड़े छोटे मोटे काम के लिए वो खुद से कर लेते हैं, उनको दूसरे पर डिपेंड नहीं करना पड़ता है। बेसिकली हम जानते हैं कि जो भी फंक्शंस होते हैं सेल में वो कंट्रोल होता है न्यूक्लियस के हेल्प से, क्योंकि न्यूक्लियस में डीएनए का सिंथेसाइज होता है, न्यूक्लियस में डीएनए रेप्लिकेट करता है, सेल डिवीजन में हेल्प होता है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट काम है।
लेकिन ये जान के आपको थोड़ा सा ताज्जुब होगा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के पास उसका खुद का अपना राइबोसोम भी होता है, उसका अपना खुद का डीएनए भी होता है। तो थोड़े मोड़े प्रोटीन सिंथेसाइज के लिए वो दूसरे ऑर्गेनेल पर डिपेंड नहीं करता है, ये अपना काम खुद से कर लेता है। सो दैट माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो नोन एज सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली। ओके, इसमें जो राइबोसोम होते हैं वो 70S टाइप के राइबोसोम होते हैं। हम लोग जान रखा है कि राइबोसोम दो टाइप के होते हैं, एक होता है 70S, एक होता है 80S। एस मीन्स होता है स्वेडबर्ग यूनिट और सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। ओके, तो राइबोसोम जिसमें होते हैं वो 70S टाइप के होते हैं, लाइक अ प्रोकैरियोटिक सेल। ओके, एंड इसमें जो डीएनए होता है वो सर्कुलर डीएनए होता है। हाँ, डीएनए दो टाइप्स के होते हैं, लीनियर डीएनए, सर्कुलर डीएनए। तो इसमें जो डीएनए होता है वो सर्कुलर डीएनए होता है। इसकी हेल्प से ये अपने थोड़े मोड़े जो छोटे मोटे काम होते हैं, जो प्रोटीन सिंथेसाइज होता है इसके अंदर, जो भी डिवीजन होते हैं, या खुद से कर लेते हैं। ओके, नाउ अब फंक्शन की बात करें हम लोग, तो क्या काम करता है ये माइटोकॉन्ड्रिया? तो माइटोकॉन्ड्रिया का बेसिकली काम होता है, जो मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है रिस्पायरेशन। सेल्यूलर रिस्पायरेशन जो है, जो रिस्पायरेशन जिसकी वजह से एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, उस एनर्जी का यूज करके कोई भी लिविंग बीइंग जिंदा रह सकता है, रहता है, वो एनर्जी का प्रोडक्शन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ओके, और एनर्जी कितनी इंपॉर्टेंट है वी नो वेरी वेल। बिना एनर्जी का हम लोग कोई काम नहीं कर सकते। अभी हम इतना बोल रहे हैं, हमको एनर्जी चाहिए। ठीक है, कोई भी लिविंग बीइंग जो ग्रोथ कर रहा है उसके अंदर जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही है उसको एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी बनता है कहाँ भाई? वो बनता है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में। ओके, तो माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। एक यूकैरियोटिक सेल में अप्रॉक्स 1000 to 1600 माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट हो सकते हैं। एक यूकैरियोटिक सेल में 1000 से लेकर के 1600 तक माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर वैरी करता है सेल टू सेल। अगर सेल की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा एनर्जी का प्रोडक्शन है तो उस सेल में ऑब्वियस है कि माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा अमाउंट में होंगे। जैसे हमारे मसल सेल में एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है, प्रोटीन सिंथेसाइज ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो ज़्यादा नंबर्स में होगा। ओके, तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम है रिस्पायरेशन। अब रिस्पायरेशन की अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली 3 स्टेप होते हैं रिस्पायरेशन में। ठीक है ना, 3 स्टेप होते हैं। आप लोगों ने रिस्पायरेशन पढ़ रखा होगा और अच्छी बात है, नहीं तो मैं इस चैनल पे आगे बताऊंगा रिस्पायरेशन टॉपिक जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो। ठीक है, कि रिस्पायरेशन कैसे होता, कितने स्टेप्स फॉलो होते हैं उसमें। बस आप फिलहाल यहाँ नाम याद रखिएगा। फर्स्ट स्टेप का नाम है ग्लाइकोलाइसिस, नंबर 2 स्टेप का नाम है क्रेब्स साइकिल, एंड नंबर 3 स्टेप का नाम है ETS साइकिल, ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिटेड सिस्टम। ठीक है, तो नंबर 1 जो ग्लाइकोलाइसिस है ये साइटोप्लाज्म में होता है, ग्लूकोज टूटता है पाइरुवेट में, ये यूनिवर्सल प्रोसेस है। हाँ, रिस्पायरेशन में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे कैसे होता है। ग्लाइकोलाइसिस 10 स्टेप प्रोसेस है जो हम लोग रिस्पायरेशन टॉपिक जब पढ़ेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे। लेकिन चूंकि यहाँ पर नाम आया है तो इसको आप जान लीजिए कि ग्लाइकोलाइसिस जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसके वजह से जिसमें ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पाइरुवेट में। ओके, क्रेब्स साइकिल जो है ये मेन काम ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ओके, एंड ETS साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता क्या भाई, इस मैट्रिक्स के अंदर बहुत सारे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। मैट्रिक्स के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, और वो एंजाइम क्या करता है, उस पाइरुवेट जिसको हम लोग बुक में आपके लिखा हुआ होगा ग्लूकोज, एक्चुअली ग्लूकोज डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करता ऑक्सीजन से। ओके, ग्लूकोज पहले कन्वर्ट होता है पाइरुवेट में, देन पाइरुवेट रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से। तो वो जो पाइरुवेट है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन होता है इसी मैट्रिक्स पार्ट में। तो पूछेगा रिस्पायरेशन कहाँ होता है, जिसको क्रेब्स साइकिल बोलते हैं, कहाँ होता है भाई? तो क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स पार्ट में होता है। एंजाइमेटिक प्रोसेस है, बहुत सारे एंजाइम्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। बिना एंजाइम्स के पार्टिसिपेशन के रिस्पायरेशन नहीं हो सकता है। क्यों भाई, इसके बारे में भी हम लोग देखिए, यहाँ पर हम बना रहे हैं। क्या हो रहा था भाई, ग्लूकोज जो हम लोग जानते थे C6H12O6। ओके, ग्लूकोज ये रिएक्ट कर रहे हैं आपके ऑक्सीजन से, देन अब बन के आ रहा है भाई CO2 प्लस H2O प्लस ATP। दिस ATP इज अ एनर्जी। ये जो ATP है ये क्या है भाई, एनर्जी है ये। ओके, तो ये ग्लूकोज डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करता। फर्स्टली ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू पाइरुवेट, पाइरुवेट ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करने के बाद ये रिएक्शन देता है, ये आपका प्रोडक्ट देता है जिसमें CO2 हमारे बॉडी से रिमूव होता है एक्सहेलेशन के प्रोसेस से। जब सांस छोड़ते हैं तो ये CO2 बॉडी से रिलीज होता है। वाटर हमारे सेल में यूज होता है। ठीक है, एंड ये ATP है, ये एनर्जी है। ATP मीन्स व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ATP? ATP का फुल फॉर्म होता है एडिनो
साइन ट्राई फॉस्फेट, यानी फॉस्फेट के 3 मॉलिक्यूल, ठीक है, फॉस्फेट के 3 मॉलिक्यूल जो है ये एटीपी के फॉर्मेशन करते हैं। इसको हम लोग एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं। एटीपी इज ऑल्सो नोन एज एनर्जी करेंसी। क्यों भाई? क्योंकि अगर सपोज करिए कि अभी आप किसी मार्केट जाते हैं, किसी शॉप में जाते हैं, कुछ सामान, छोटा सा सामान लेने के लिए, 10 रुपये का सामान लेने के लिए, और वहाँ पर अगर आप चेक देते हो तो वो आपको डांटेगा या फिर कुछ आपको बोल देगा, ठीक है, बोलेगा भाई ये 10 रुपये के सामान के लिए आप जो है वो चेक क्यों दे रहे हो। तो छोटे मोटे कोई भी काम के लिए हम लोग करेंसी देते हैं जो हमेशा हर जगह पर अवेलेबल हो सकता है, लोग उसको आराम से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बड़ा अमाउंट है तो वहाँ पे हम लोग चेक काम करते हैं। तो हमारे बॉडी में जो एनर्जी बनता है ना, वो चेक के फॉर्म में बनता है और करेंसी के फॉर्म में बनता है। चेक के फॉर्म में जैसे NADPH, FADH हम लोग देखेंगे आगे में रिस्पायरेशन टॉपिक में, तो ये हमारे चेक के फॉर्म में एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। और हमारे बॉडी में जो उस चेक को बाद में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है, ATP के फॉर्म में। ATP जो है करेंसी की तरह पूरे सेल में, पूरे बॉडी में कहीं पर भी वो यूज़ हो सकता है, हो जाता है, ओके। और हमारे बॉडी में जो एरोबिक रिस्पायरेशन होता है, एयर के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो रिस्पायरेशन होता है, वहाँ पर 38 ATP एनर्जी रिलीज होता है, जो एक बड़ा अमाउंट होता है एनर्जी का, ओके। तो कोई पूछेगा अब आपसे कि बताइए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल इसलिए बोलते हैं क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सेल्यूलर रिस्पायरेशन होता है। सेल का एक पार्ट है, तो सेल्यूलर रिस्पायरेशन, एनर्जी का प्रोडक्शन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। माइटोकॉन्ड्रिया किस पार्ट में होता है? तो मैट्रिक्स पार्ट में होता है। अब चूंकि ये रिएक्शन अपने आप तो होगा नहीं भाई ना, ये रिएक्शन जो है इसको करने के लिए कुछ चीज़ें चाहिए, कुछ हेल्प चाहिए करना होगा, और वो हेल्प कौन करता है? एंजाइम्स हेल्प करते हैं। तो रिस्पायरेशन इज 100% एंजाइमेटिक प्रोसेस, इसमें बहुत सारे एंजाइम्स हेल्प करते हैं, ओके। तो अब सारे एंजाइम्स के बारे में डिटेल स्टडी हम लोग बाद में करते हैं, आगे करेंगे, 11th क्लास में करेंगे। क्योंकि ये बेसिक क्लास है, 9th क्लास है, तो 9th में हम लोग ज़्यादा एंजाइम्स के नाम नहीं ले सकते हैं, तो बच्चे घबरा जाएंगे, ओके। तो हम लोग फिलहाल जानेंगे इतना, आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। इससे आपको 1 वर्ड क्वेश्चन बहुत सा निकलेगा कि रिस्पायरेशन कहाँ होता है भाई? तो मैट्रिक्स पार्ट में होता है। कितने पार्ट होते हैं? तो 3 पार्ट होते हैं बेसिकली, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, और बीच के मेम्ब्रेन के स्पेस को बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, जहाँ पर ETS साइकिल चलता है। ये जो ETS साइकिल है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिशन सिस्टम, ये आपके इंटर मेम्ब्रेनस सिस्टम में ही चलता है, ओके। तो ये आपका एक माइटोकॉन्ड्रिया का एक ओवरव्यू क्लास था। आई होप आपको क्लास अच्छा लगा होगा। अगर क्लास अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि उन्हें भी ये आइडिया या नॉलेज हो सके, ठीक है। और एक क्वेश्चंस, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल, इसका आंसर लिखिएगा, ठीक है। हम देखेंगे कि कितने बच्चों को क्लास समझ में आया, ओके। थैंक यू।